हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सरकारी दामाद ऑफिशियल। आज की इस सीरीज़ में हम घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन है उसकी सामान्य भूगोल जो बुक आती है उसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ये जो बुक है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जैसे भारत का भूगोल है, इसके बाद इसमें विश्व का भूगोल है, इसके सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। इस सीरीज़ में आप लोग अच्छे से इसको सुनिए। इससे क्या है ना, परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सेक्शन है हमारा भारत का भूगोल। ठीक है, तो इसका पहला हम देखेंगे इसमें सामान्य परिचय। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब रहेगा हमारा पहले सामान्य परिचय में दिया गया है कि क्षेत्रफल, तो हम लोग इसमें क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। भारत है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। इसमें जो देश हैं वो हैं, पहला रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अपना भारत आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, ये पहले नंबर पे चीन है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें हम जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, अगर सपोज आपको रिवीजन करना है तो आप सिर्फ इस हाईलाइट पोर्शन पे ही निगाह मार के आप पूरा रिवीजन एक बार में कर सकते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव है। इनको मिला के जो एक बना दिया गया है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनके निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। स्थलीय भाग का भारत की संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये आंकड़े हैं 2011 की गणना के आंकड़ों के अनुसार। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? तो इसमें हो जाएगा, उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है।
तो ये हमारा 2.4% भाग ये वाला सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये तो नहीं होगा। अगला 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो इसके हमारे इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 4 ये दोनों इसके सही हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6°45' से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23°30' उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निधि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट इसमें हम कहेंगे कि चलो ठीक है, नहीं है। देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां। अभी जो रिपीटेड क्वेश्चन इसमें बहुत से रहते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी अब इसमें ऑप्शन संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18%, संपूर्ण मानव जाति का 28%। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। तो बस इसमें ये स्थलीय भाग का ये, संपूर्ण विश्व की ये जनसंख्या, बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका आंसर इसमें दिया गया था 6,40,932। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का रेखांकीय विस्तार। तो कुल क्षेत्रफल तो अपन के आदि है, अक्षांशीय विस्तार और भारत का रेखांकीय विस्तार। ये हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये हम एक याद करने वाली लाइन है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये एक्चुअली गलत है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें वही सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगला अक्षांशीय विस्तार, इसमें देखेंगे भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो ये हमारा, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। तो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर विषुवत, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, विषुवत भूमव्रत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं।
ये इसमें इसका फिगर दिया गया है कि ये हमारा इक्वेटर हो, ये भूमध्य रेखा हो गई इक्वेटर, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये इसकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो गई, ये हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो गई। इसी तरह से ये हमारा हो गया 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इसके इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, यानी ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं, ये पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा होती है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि 179 180 लोग लगा के आते हैं। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, ये भी रख लेना याद। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान एवं याम्योत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी उसको बांटती है। ठीक है, इसको अपन ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, यानी कि ये देखो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जैसे इस फिगर में दिया गया, ये जो अक्षांशी रेखाएं होती हैं ये समांतर हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये देखो ये एक दूसरे के समानांतर हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये अक्षांशी रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं। देशांतरी रेखाएं क्या, ये तो 0 डिग्री हो गया हमारा, ये इस तरह से चलती हैं, ऐसे करके चलती हैं, ये समानांतर नहीं होती हैं, इस तरह से चलती रहती हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो वही उसमें बोला गया है। अगला को ये हम पढ़ेंगे, मिलाने रेखाएं देशांतर। ठीक है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर के रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, इसकी मुख्य भूमि इतने इतने, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है, ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत विस्तृत है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि सही क्या है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो ये होगा हमारा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें अगला टॉपिक आ गया भारत एवं कर्क रेखा, तो इसका करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है।
कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो हमारी रेखा जा रही है यहाँ से, ये हमारी कर्क रेखा। ये हो जाएगा आपका गुजरात, फिर ये थोड़ा राजस्थान आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद आपका ये झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम आएंगे। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशी स्थिति, तो अगरतला होगा 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। ये इतना याद तो कोई नहीं रख सकता, इसलिए इनको याद करने इतना ज़रूरी नहीं है। एक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए हमको सिर्फ। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये बिहार, झारखंड। ठीक है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि 1 2 4। अगला, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हमारा झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये हमारा मणिपुर हो जाएगा। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ये तो रिलेटिव पोजीशन है इसकी। उसके बाद, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसमें कोलकाता आंसर हो जाएगा। इन 4 जगहों को अगर देखेंगे अपन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद इसी को अपन कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में हमारा कौन सा राज्य स्थित हो जाएगा? मणिपुर। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। इसका एक्सप्लेनेशन, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सर्वे से उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन, किस शहर में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? मतलब निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये तो हमारा 2 बार अभी हम पढ़े थे। कौन है? माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रभावित होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब अगला मानक समय। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। तो ये जो लाइन है यही हमारी हुई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। ये रेखा है जो, और वो थी हमारी कर्क रेखा, वो 8 से होकर गुजरती थी। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, याद कर लेना। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे का अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ये पॉइंट याद करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री होता है। 1 घंटे में 6 घंटे में हो जाएगा 90 डिग्री का अंतराल होगा। तो भारत का मानक समय ये है 82 डिग्री 0.5 डिग्री यामोत्तर, अतः वह स्थान इससे इतना आगे होगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 घंटे का।
गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार इतने डिग्री है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 1 से 18 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतराल होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रीवा। अगला क्वेश्चन, ये सब थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये हर बार बदलते रहेंगे, इनमें समझने की आपको ज़रूरत है, इनको रटने से कुछ नहीं होगा आपको। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 1 से 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:30 दिन के जो होते हैं PM। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है कहाँ से? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। वहीं इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये 82.3 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद। अगला, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे ये प्लस। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो 2 घंटे का अंतर रहेगा इसमें। इसका हमारा आंसर 7 बजे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा बेंगलोर। ये सब मैप वाले क्वेश्चन हैं, आपको मैप देख के सॉल्व करने पड़ेंगे। दूरस्थ बिंदु पे आ जाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, वहाँ पे है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है मुख्य भूमि पे। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोयल लद्दाख में है। और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु हमारा गुहार मोती गुजरात, सुदूरस्थ पूर्वी किबुथु अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कैमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर
तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ये नीचे ये वाला पॉइंट, इधर से आपका अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, इधर से आपकी ये बंगाल खाड़ी, ये तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट वही ग्रेट निकोबार द्वीप में है जो। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ये हमारा हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में गुजरात। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। इन चारों की लोकेशन जब अपन मैप में देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी।